क्या आपको कभी किसी ने यह बताया कि दुनिया में एक ऐसी किताब है कि जब यह किताब हिटलर को दिखाई गई तो वो पढ़कर दंग रह गया और उसने फैसला किया कि जर्मनी से यहूदियों को निकाल दिया जाए। यही किताब जब अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड के पास पहुंची तो उसने फैसला किया कि इस साजिश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए और उसने अपने अखबार डेयरबॉर्न इंडिपेंडेंट में 91 हफ्ते तक इस किताब को छापा। सऊदी अरेबिया के शाह फैसल, लिबिया के मुअम्मर कद्दाफी और इजिप्ट के नासिर और सादात तक ने पब्लिक फंड पर इस किताब को छापा ताकि दुनिया को आगाही मिल सके, उनकी आंखें खुल सकें। और इसी किताब के बारे में मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद ने कई बयानात में इस किताब को खोल खोल कर बयान किया है। और ये भी नोट कर लीजिए, ये भी उनके प्रोटोकॉल में है, अखलाकी एतबार से इन्हें करप्ट कर दो। एक ऐसी किताब कि जिसके बारे में जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तब गूगल आपको यह बताएगा कि यह किताब एक फोर्जरी है, यह किताब ओरिजिनल नहीं है और इस किताब पर तारीख में कई मुकदमात हो चुके हैं। लेकिन यह फैसला करना आपका काम है कि अगर एक किताब फोर्जरी है तो ऐसा क्यों है कि इसी किताब ने वर्ल्ड वॉर 1 का स्क्रिप्ट लिखा, इसी किताब ने वर्ल्ड वॉर 2 का स्क्रिप्ट लिखा, इसी किताब में लिखा गया है कि दुनिया की हुकूमतें हमने अपने कंट्रोल में रखनी है और खिलौने की तरह उनको लेकर चलना है और दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को भी अपने हाथ में रखना है। और जो कुछ आज आप इस दुनिया में होता हुआ देखते हैं वो इसी किताब से आता है। इस किताब का नाम है प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन और आज इस किताब को जानते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बासेल में कि जब एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्सल दुनिया की पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाता है। ये वही थियोडोर हर्सल है कि जिसने सल्तनत उस्मानिया के खलीफा अब्दुल हमीद से राब्ता किया और कहा कि हम सल्तनत उस्मानिया का सारा कर्जा चुकाने को तैयार हैं, बदले में हमें फ़लस्तीन में थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। जिस पर खलीफा वक्त ने कहा कि मैं फ़लस्तीन के अंदर तुम्हें 1 इंच ज़मीन देने का रवादार नहीं हूँ। यरूशलेम मेरी कौम ने खून देकर हासिल किया था और अगर ये तुम्हारे हाथ लग भी गया तो मेरी कौम खून देकर इसे वापस हासिल कर लेगी। इस पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस का एक एजेंडा था और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के लिए एक रियासत कायम करना। ये दुनिया की पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस कोई सीक्रेट नहीं थी। प्रेस मौजूद था, कैमरास मौजूद थे और इस कांग्रेस को लेकर पूरी दुनिया में अलार्म्स बज रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्म्स बज रहे थे रशिया में, क्योंकि उस ज़माने में रशिया में हुकूमत थी ज़ार निकोलस II की और वो पहले ही ज़ायनिस्ट की हरकतों से परेशान था। ज़ार निकोलस II ने अपनी सीक्रेट पुलिस ओखराना को काम पर लगाया, उनको बुलाया और उनको कहा कि पेरिस के सर्कल्स में फैल जाओ और पता करो कि ज़ायनिस्ट आखिर चाहते क्या हैं। और ओखराना के ये सीक्रेट एजेंट्स पेरिस के सर्कल्स में, ज़ायनिस्ट के सर्कल्स में फैल गए और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हासिल किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट को कंपाइल किया। ये डॉक्यूमेंट वो सीक्रेट प्लान है जो ज़ायनिस्ट ने 1897 में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस में बनाया। और आज 123 साल गुजरने के बाद आप जब इस दुनिया पर निगाह डालते हैं तब आप देखते हैं कि हर चीज उस प्लान के मुताबिक बैठती चली जाती है। 1903 में ज़ार ने ये डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद इसे पब्लिक कर दिया और इस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन। 1920 की दिहाई में अमेरिका का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था हेनरी फोर्ड कि जिसने फोर्ड कंपनी की बुनियाद रखी और जहां वो फोर्ड कंपनी चलाता था वहीं पर वो अपना अखबार डेयरबॉर्न इंडिपेंडेंट भी चलाता था। हेनरी फोर्ड ने अपने अखबार में 91 हफ्ते तक लगातार प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन को छापा। इसकी बेसिस पर आर्टिकल लिखवाए, इसकी बेसिस पर किताब
द इंटरनेशनल ज्यू छपी जो 16 जबानों में, जिसका तर्जुमा किया गया और उसकी 5 लाख कॉपीज दुनिया भर में बटी। हेनरी फोर्ड से जब 1921 में इसके बारे में पूछा गया तो हेनरी फोर्ड ने एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा, द ओनली स्टेटमेंट आई केयर टू मेक अबाउट द प्रोटोकॉल इज दैट दे फिट इन विद व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन हेनरी फोर्ड वो वाहिद आदमी नहीं था जिसने दुनिया की आंखें खोलने की कोशिश की। एडोल्फ हिटलर ने सन 1919 से लेकर 1939 तक इस किताब के 23 एडिशन छपवाए, इसे स्कूल के कैरिकुलम में डाला, इसे यूथ को पढ़ाया। एडोल्फ हिटलर से जब इसके बारे में पूछा गया तो हिटलर ने कहा, दे रिवील द नेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ द ज्यूइश पीपल with positively terrifying certainty, कि किस तरह यहूदियों की terrifying certainty के साथ आप देख सकते हैं कि दुनिया में क्या होता जा रहा है। सऊदी अरेबिया के शाह फैसल ने प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन को न सिर्फ छापा बल्कि डिग्नेटरीज को गिफ्ट के तौर पर पेश किया। खुलेआम इस किताब को अपनी आवाम की आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल किया। सन 1988 में जब हमास का चार्टर बना तब आर्टिकल 32 के अंदर प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन का जिक्र किया गया ताकि फलस्तीन की मूवमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ चंद वर्ल्ड लीडर्स नहीं थे। लिबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी और इजिप्ट के नासिर और सादात तक ने 80 की दिहाई में इस किताब को न सिर्फ प्रिंट किया बल्कि अपनी आवाम में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि लोग जान सकें कि उनके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि आखिरकार इस किताब में लिखा क्या है? वो 24 प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं जो आज आप दुनिया में होते हुए देख रहे हैं? इस किताब के अंदर 24 प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 प्रोटोकॉल्स पर बात करूंगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट हैं। इस किताब का एक ओरिजिनल टेक्स्ट इस वक्त मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट कहता क्या? ये कहता है कि हुकूमतों को ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के जरिए कंट्रोल करो, उन्हें सीधा अपना पपेट बनाओ, लेकिन पब्लिकली उन्हें इंडिपेंडेंट रखो। अब ये काम किया कैसे जाता है? इस काम को करने के लिए थोड़ा सा मतलब को समझना जरूरी है। ये कहते हैं कि हुकूमतों को सीधा कंट्रोल नहीं करना, उन्हें एग्रीमेंट्स के जरिए, ट्रीटीज के जरिए अपना गुलाम बनाना है। और आज आप दुनिया में क्या होता हुआ देखते हैं? आपके वोट की इज्जत है, आपके वोट का वकार है, ये बात की बातें। पहले दुनिया कंट्रोल होती है एग्रीमेंट्स के जरिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कुछ साइन होता है उसके जरिए, आईएमएफ से जब लोन लिया जाता है उसके जरिए, और आपने मुल्कों को कंट्रोल होते हुए देखा है कि जब कोई मुल्क आईएमएफ से कर्जा लेता है तो वो आईएमएफ की शर्तें भी लेता है। टैक्सेस की रिजीम उसी बेसिस पर सेट किए जाते हैं और आपको लगता है कि आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि आप बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली उनकी गुलामी कर रहे होते हैं क्योंकि हुकूमतों के थ्रू ये पूरा निज़ाम आप पर मुसल्लत कर दिया जाता है। आज आप दुनिया के कई मुल्कों को उठाकर देख लें, कितने ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो नेटो के ट्रीटीज के जरिए, एफएटीएफ के जरिए किए जाते हैं और मुल्कों को कंट्रोल किया जाता है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये सिचुएशन दुनिया के हर उस मुल्क के साथ है जो अपनी सॉवरेनिटी इन एग्रीमेंट्स के थ्रू बेच देता है, चाहे वो ग्रीस हो, इजिप्ट हो, अर्जेंटीना हो या फिर श्रीलंका हो। इस किताब का प्रोटोकॉल नंबर 1 लिटरली उसकी लैंग्वेज पढ़ने से ताल्लुक रखती है क्योंकि पहले प्रोटोकॉल में इनकी पूरी फिलॉसफी खुलकर आपके सामने आ जाती है। इसकी लैंग्वेज जरा मुलाहिजा करें कि कहता क्या है। पहला प्रोटोकॉल कहता है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट मेन विद बैड इंस्टिंक्ट्स आर मोर इन नंबर देन गुड। इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है, लेकिन जरा आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं कि एंड देयरफॉर द बेस्ट रिजल्ट्स इन गवर्निंग देम आर अटेन्ड बाय वायलेंस एंड टेरर एंड नॉट बाय एकेडमिक डिस्कशंस। यानी इल्म की बात करने से, लॉजिक की बात करने से तब्दीली नहीं आती है। जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम तब अचीव करेंगे जब हम वायलेंस करेंगे और दुनिया में टेरर को फैलाएंगे। आगे ये कहते हैं एवरी मैन एम्स एट पावर, everyone would like to become a dictator if only he could, and political freedom is an illusion.
इस लाइन पर लिटरली पढ़ने के बाद 1 मिनट के लिए मैं रुक गया कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज एन इल्यूजन। और जब आप केयरफुली सोचने की कोशिश करते हैं तब आपको ये यकीन आ जाता है कि एक्चुअली ऐसा ही तो हो रहा है। आज आप अमेरिका की पॉलिटिक्स उठाकर देखें, आपको एक तरफ रिपब्लिकन्स मिलते हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स मिलते हैं, और दोनों की दोनों पार्टीज पीछे से एक ही लॉबी से फंड होती हैं। यानी ये वो चेहरे हैं जो आपके आगे रखे जाते हैं, आपके सामने लाए जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है, होता वही है जो पीछे कठपुतलियों को चलाने वाले चाहते हैं। यानी पॉलिटिकल फ्रीडम एक इल्यूजन है, और इनके मुताबिक असली ताकत वायलेंस से और टेरर से आती है और एकेडमिक डिस्कशन से नहीं आती है, और इस तरीके से ये मासेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब जरा दुनिया को उठाकर देखें, आपने ये देखा कि गज़ा में 40,000 से ज़्यादा इंसानों को शहीद कर दिया गया, मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर मजम्मतें होती रहीं, करारदादें होती रहीं, डिस्कशंस होती रहीं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम एक इल्यूजन बनकर रह गया। और यही हाल आप देखते हैं कि जब दुनिया के कई मुमालिक अपनी ताकत को जोड़कर यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई भी करारदाद लाने की कोशिश करते हैं, उसे वीटो कर दिया जाता है। यानी ताकत इनकी नजर में पॉलिटिकल डिस्कोर्स से, एकेडमिक डिस्कोर्स से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस प्रोटोकॉल को पढ़ते हुए आपने एक बात और समझनी है। आपने अक्सर मीडिया में ये डिस्कशंस होते हुए देखी है कि फलानी कौम को जीने का हक है, फलाना हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। ये राइट टू एग्जिस्ट होता क्या है? अगर एक जालिम है और एक मजलूम है, तो ऐसे में मजलूम कितना ही कह दे कि मेरा हक है, मेरा जिंदा रहने का हक है, मेरा एग्जिस्ट होने का हक है, मुझे भी ये हुकूक हासिल हैं। ये हुकूक तब तक हैं जब तक जालिम वो हक देने को तैयार है। इसलिए ये जितने हुकूक हैं, इनको हासिल करने के लिए बुनियादी ताकत रखना अब जरूरी है, और नए वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी अपनी फोर्स होना जरूरी है। और आपने ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की इस जंग में देखा है कि जिसके पास ताकत है उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी ताकत को बरकरार रखे। यहां पर आपने एक और चीज समझनी है। जिस खातून की आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है इसराइल की पहली खातून वजीर आजम, जिसने अपने दौर में अरब स्टेट्स को कितना स्नब करके रखा। और इसकी रिटायरमेंट के बाद जब लोगों ने इससे पूछा कि इसराइल ने अपनी फौज क्यों बनाई, इसराइल ने इतनी सारी जंगें क्यों की, इसराइल ने इतनी ताकत को क्यों हासिल करने की कोशिश की, तो गोल्डा मायर ने जो कहा, लिटरली अगर आपको पता चल जाए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोल्डा मायर ने कहा कि मैं इस्लामी तारीख पढ़ रही थी और मैंने ये देखा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई, तब घर में इतने पैसे नहीं थे कि दिए में तेल डाल सकें, लेकिन दीवार पर 9 तलवारें तब भी लटक रही थीं, जिससे मैंने ये सीखा कि ताकत होना बहुत ज़रूरी है अपने दिफा के लिए। फिर आता है प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन का अगला प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल बात करता है कि दुनिया को जंगों में हमने धकेलना है, लेकिन जंग का मकसद ये नहीं होगा कि किसी की टेरिटरी पर कब्जा कर लिया जाए, उसके इलाके को अपने इलाके में शामिल कर लिया जाए, बल्कि जंग का मकसद ये होगा कि जो 2 मुल्क जंग लड़ रहे हैं उन दोनों कौमों को कर्जे में उलझा दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो वॉर्स टेरिटोरियल गेन्स के लिए नहीं होंगी, बल्कि दोनों साइड्स मकरूज हो जाएंगी और उन्हें इंटरनेशनल फाइनेंस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। अब जरा दुनिया की तारीख उठाकर देखें कि दुनिया में माजी में क्या होता रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों ने रॉथशाइल्ड के बैंकों से कर्जा लिया। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ब्रिटेन और यूएसएसआर दोनों को फाइनेंस किया, और इराक वॉर में खुद अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का कर्जा लिया और अपनी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा डेंट डाला। इस सब के अंदर अमीर कौन हुआ? जब आप उनके नाम पढ़ते हैं तो हैलिबर्टन, रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, वो तमाम कंपनीज जो या तो तेल बनाने वाली हैं या असलहा बनाने वाली हैं या बैंकों के नाम आपको सुनने को मिलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद
ब्रिटेन ब्रोक हो गया, फ्रांस ब्रोक हो गया, जर्मनी ब्रोक हो गया, लेकिन जिन बैंकों ने हर तरफ कर्जा दे रखा था वो फिर भी अमीर हो गए। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मैं एपॉलिटिकल हूं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैक नहीं करता, किसी के लिए उस तरह से दिल नहीं धड़कता, और मेरे जहन में जो मॉडल है वो किसी हद तक सिमिलर है डॉक्टर इसरार अहमद के बताए गए तर्ज हुकूमत से। और इस पर अक्सर ये सवाल होता है कि किसी भी हुकूमत में बुराई क्या है। आप जब सिस्टम को अपने सामने देखते हैं तब आप ये देखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत का पहला टारगेट होता क्या है, या उसका पहला टारगेट आजकल के दौर में होना क्या चाहिए कि हमने अपने कर्जे को मैनेज कैसे करना है, उस कर्जे पे बढ़ते हुए सूद को अदा कैसे करना है, किन ममालिक के साथ डील करना और मजीद कर्जा लेना है। जिस विशेष सर्कल में आज की हुकूमतें फंसी हुई हैं, ये डिसीजंस इनके कंट्रोल में हैं भी नहीं, ये डिसीजंस कहीं और लिए जाते हैं, ये सिर्फ कठपुतली होते हैं जो सामने होते हैं और इनके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लिहाजा इनसे लड़ाई का या इनसे मोहब्बत का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान। अब मैं बात करता हूं इसके आखिरी प्रोटोकॉल की, और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये अपने प्रोटोकॉल में कहते हैं कि प्रेस हमारे हाथ में होगी, हम इसे लीड करेंगे, पब्लिक ओपिनियन हमारी मर्जी से बनता है। और आज अगर आप देखें आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बात आपको कोई मीडिया पर बताता नहीं है कि आज हजारों की तादाद में रेडियो स्टेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कितने अखबार हैं, कितने मैगजीन्स हैं, कितने टेलीविजन चैनल्स हैं, कितने स्टूडियोज हैं, कितनी प्रोडक्शन होती है। एंटरटेनमेंट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले 50 साल में हर चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइज होती चली गई, और आज अमेरिका के अंदर सिर्फ 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 6 कॉरपोरेशंस हैं जो अमेरिका का मोस्ट मीडिया कंट्रोल करती हैं। कॉमकास्ट, डिज्नी, न्यूज़ कॉर्प, वार्नर मीडिया, सोनी और वायाकॉम, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस आज 90% मीडिया को कंट्रोल करती हैं। यानी ताकत सिर्फ 6 हाथों में सिमट कर रह गई है। इसलिए आज पब्लिक ओपिनियन जो एक तरफ से दिया जाता है वही दुनिया में फैल जाता है। एंड सो इज द केस विद एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया में आप देखें तो आपको रूपर्ट मर्डॉक के चैनल्स भी नजर आएंगे, आपको नजर आएगा कि कैसे चंद हाथों के अंदर पूरा पब्लिक ओपिनियन मौजूद है। एंड सो इज द केस फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। इसलिए आप देखते हैं कि जेनोसाइड का नाम जब जेनोसाइड लिया जाना चाहिए तब न्यूज़ चैनल्स नहीं बोलते, तब वो आपको किसी और डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कौमें उसी डायरेक्शन में लग भी जाती हैं। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन से 3 प्रोटोकॉल्स जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल डिस्कोर्स से था वो आपके सामने तफसील से मैंने रख दिए हैं। लेकिन क्या इस किताब में सिर्फ 3 प्रोटोकॉल्स हैं? हरगिज़ नहीं। इस किताब में 24 प्रोटोकॉल्स हैं, और जब आप इन 24 को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो कुछ ना सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बल्कि माशरे में, इखलाकी कदरों में जो कुछ हो रहा है, ये सारा लिखा लिखाया स्क्रिप्ट है जिसे इन्फोर्स किया जाता है। जब आप इसे गूगल पे सर्च करते हैं तब आपको एजेंडा भी समझ में आता है, क्योंकि जगह जगह आपको कहा जाएगा कि ये फोर्जरी है और ये ओरिजिनल किताब नहीं है। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जार निकोलस II भी गलत नहीं था, शाह फैसल भी गलत नहीं थे, कदाफी भी गलत नहीं था, नासिर और सादात भी गलत नहीं थे कि जिन्होंने इस किताब को खोल खोल कर दुनिया के सामने रखा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फ़र्ज़ यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है? हरगिज़ नहीं। ये आपका काम है, और यही वो काम है जो आप करते नहीं हैं। कितनी देर लगती है गूगल पर सर्च करने से कि प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन PDF में कहाँ है? कितनी देर लगती है इन 24 प्रोटोकॉल्स को पढ़ने में? और कितनी देर लगती है इस कॉन्वर्सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में कॉमन बनाने में? आज जो कुछ आप जानते हैं, यकीन कर लीजिए अगर आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो आपकी आने वाली नस्लें नहीं जानती होंगी। लिहाजा ये आप पर फर्ज है कि इन चीज़ों को, इन बातों को, इन फितनों को अपने ख़ानदान को, अपने आने वाली नस्लों को खोल खोल कर समझाएं। और ये काम सिर्फ एक वीडियो देखने से पूरा नहीं होता। अब आपको पता है कि
کہ آپ نے اگلا قدم کیا لینا ہے۔ کام صرف چیزوں کو اور مسائل کو ڈسکس کرنے سے حل نہیں ہوتا، کام تب ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکل سٹیپ لیتے ہیں اور آپ کا آنکھیں کھولنے کا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو جگانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔